हेलो एवरीवन, आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू लोविटास यूट्यूब चैनल। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड एआईबी के क्वेश्चंस की, जो कि पूछे गए हैं इन द प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशन ऑफ द एआईबी। ठीक है, हम इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन को डील करेंगे विद इट्स करेक्ट आंसर एज वेल एज व्हाई दैट आंसर इज करेक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या उसके पीछे की लीगल रीजनिंग है, क्या लॉ एप्लीकेबल है उसके पीछे, हम इस वीडियो में उन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, बट बिफोर बिगनिंग विद द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग, एंड दैट इज कि हमने एंटायर एआईबी की जो है वो पीडीएफ बनाई हुई है। ठीक है, कंप्लीट सीरीज हमने बनाई है, पीडीएफ फाइल्स क्वेश्चन वाइज और एज वेल एज वो सब्जेक्ट वाइज अरेंज्ड है, जिसमें आपको कोई भी अलग से एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से क्वेश्चंस को इकट्ठा करने के लिए। और उसके साथ ही साथ हमने उसकी आंसर कीज भी पीडीएफ के फॉर्मेट में बनाई हुई है। ठीक है, और अगर आप इन सबको परचेज करना चाहते हैं, इस कंप्लीट पीडीएफ सीरीज को परचेज करना चाहते हैं, तो आप हमें गिवन कॉन्टैक्ट हैंडल्स पे अप्रोच कर सकते हैं, जिसकी जो डिटेल्स है वो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दी जाएंगी। ठीक है, सो नाउ लेट्स बिगिन विद अ वीडियो। सो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसमें जो एक क्वेश्चन का सिनारियो एक दिया हुआ है, और कहता है कि सोहम एक इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर डेवलपर है और उसने एक मोबाइल ऐप बनाई जिसका नाम था फिट लाइफ नाम से। ठीक है, एंड द स्पेलिंग वाज FITLIFE। ठीक है, अब सोहम ने ऐप का नाम और जो लोगो है वो ट्रेडमार्क लॉ के अंडर रजिस्टर कराया और सोर्स कोड का कॉपीराइट भी लिया। अब एक कॉम्पिटिटिंग ऐप आ गई मार्केट में जिसका नाम था इट लाइफ। ठीक है, नाम फिट लाइफ से मिलता जुलता है और जो उसका लोगो और फीचर्स है वो भी काफ़ी उसके सिमिलर थे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जो सोहम है वो इट लाइफ यानी कि EITLILYFE के अगेंस्ट ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का क्लेम कर सकता है या फिर नहीं। सो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन हमें गिवन है, उससे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का जो मेन टेस्ट होता है वो होता है लाइक्लीहुड ऑफ कन्फ्यूजन। इसका मतलब कि क्या एवरेज कंज्यूमर जो है वो कंफ्यूज हो सकता है, या फिर क्या जो पब्लिक है उसको लगेगा कि फिट लाइफ और इट लाइफ सेम सोर्स से आए हैं, ये दोनों ऐप्स कनेक्टेड या रिलेटेड हैं, ये सब। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ट्रेडमार्क लॉ में एग्जैक्ट कॉपीइंग जो है वो ज़रूरी नहीं होती, कन्फ्यूजिंगली सिमिलैरिटी मतलब कन्फ्यूजिंग सिमिलैरिटी जो होती है उसका होना काफ़ी होता है। सो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन ए है दैट इज़ yes he can prove that the names are confusingly similar। ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि फिट लाइफ और इट लाइफ साउंड में काफ़ी सिमिलर है, स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट है, पर उनका जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज़ ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, वो सेम लग सकता है। दोनों फिटनेस ऐप्स हैं। ठीक है, इनका जो नेचर ऑफ सर्विस है वो सेम है, लोगो भी सिमिलर है, विजुअल कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। और अगर सोहम ये प्रूव कर दे कि पब्लिक कंफ्यूज हो सकती है तो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट स्टैब्लिश हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कॉपीराइट प्रोटेक्शन फॉर लिटरेरी वर्क्स की क्या ड्यूरेशन होती है इन इंडिया। सो इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर्स। ठीक है, तो इंडिया में कॉपीराइट एक्ट 1957 के अकॉर्डिंग लिटरेरी वर्क्स जैसे कि बुक्स, आर्टिकल्स, पोएम्स, नोट्स, सॉफ्टवेयर कोड एक्सेट्रा का जो कॉपीराइट ड्यूरेशन होता है वो होता है ऑथर की पूरी लाइफ टाइम प्लस उसकी डेथ के बाद से 60 साल, 60 ईयर्स। इसका मतलब जब तक ऑथर जो है वो जिंदा है कॉपीराइट उसके पास रहेगा, और ऑथर की डेथ के बाद भी 60 ईयर्स तक कॉपीराइट कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद वर्क जो है वो पब्लिक डोमेन में चला जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, रिमेंबर दैट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, और वो कहता है कि इमेजिन करिए कि एक आईपीएल टीम है और वो सेटअप करती है एक कंपनी टू सेल इट्स ओन रेंज ऑफ क्लॉथ्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन द टीम यूज टू शो दैट द क्लॉथ्स आर मेड बाय देम। क्या वो पेटेंट्स का यूज़ करेगी, या फिर वो जोग्राफिकल इंडिकेशंस का यूज़ करेगी, या फिर ट्रेडमार्क्स का यूज़ करेगी, या फिर वो रजिस्टर्ड डिजाइंस का यूज़ करेगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कि वो ट्रेडमार्क्स का यूज़ करेगी। ट्रेडमार्क का मेन पर्पज, मेन काम जो होता है वो होता है गुड्स या सर्विसेज का सोर्स बताना, एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड से डिस्टिंग्विश करना। ठीक है, और अगर कोई आईपीएल टीम अपनी क्लॉथिंग लाइन लॉन्च करती है तो अपना टीम नेम जैसे कि सपोज मुंबई इंडियंस या फिर CSK एक्सेट्रा, लोगो, टैग लाइन, ये सब इन सबको ट्रेडमार्क के रूप में यूज करके ये दिखाया जाता है कि ये कपड़े इसी आईपीएल टीम के ऑफिशियली मैन्युफैक्चर्ड या फिर ऑथराइज्ड हैं। तो इससे कंज्यूमर्स को क्लियर आइडिया मिलता है कि प्रोडक्ट किस ब्रांड का है। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। पेटेंट्स यहाँ पे गलत है, बिकॉज पेटेंट्स का यूज न्यू इन्वेंशंस के लिए होता है, जैसे कि नई मशीन, नया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, ब्रांड आइडेंटिटी या प्रोडक्ट के सोर्स को प्रोटेक्ट करना पेटेंट्स का काम नहीं होता है। वहीं जो जोग्राफिकल इंडिकेशंस हैं वो यूज़ किया जाता है उन प्रोडक्ट्स के लिए जिनकी क्वालिटी या रेपुटेशन किसी स्पेसिफिक प्लेस से जुड़ी हो, एग्जाम्पल दार्जिलिंग टी, ठीक है, या फिर कांचीपुरम सिल्क, ये सब।
देन जो आपका रजिस्टर्ड डिज़ाइंस है वो प्रोटेक्ट करता है प्रोडक्ट का शेप, पैटर्न, ऑर्नामेंटेशन या फिर लुक को। फॉर एग्जांपल शर्ट का कोई स्पेशल कट या फिर यूनिक बॉटल शेप, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी आईपी होता है दैट इज़ वो ट्रेडमार्क या सोर्स बताने के लिए ट्रेडमार्क ही प्राइमरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो पेटेंट्स होते हैं वो यूजुअली कब तक लास्ट करते हैं, तो वो लास्ट करते हैं ऑप्शन बी दैट इज 20 ईयर्स तक की उनकी ड्यूरेशन होती है। पेटेंट एक एक्सक्लूसिव राइट होता है जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कि किसी न्यू इन्वेंशन के लिए दिया जाता है, लाइक न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेस या फिर टेक्नोलॉजी के लिए। और इंडिया में पेटेंट्स एक्ट 1970 के अकॉर्डिंग जो पेटेंट की वैलिडिटी होती है दैट इज 20 ईयर्स, और ये 20 ईयर्स काउंट होते हैं डेट ऑफ फाइलिंग से। और इस पीरियड में सिर्फ पेटेंट होल्डर ही इन्वेंशन को मेक कर सकता है, यूज़ कर सकता है, सेल कर सकता है या फिर लाइसेंस कर सकता है। 20 साल के बाद पेटेंट एक्सपायर हो जाता है, इन्वेंशन पब्लिक डोमेन में चली जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज कि हु शैल बी द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क्स फॉर द पर्पसेस ऑफ ट्रेडमार्क्स एक्ट ऑफ 1999। तो सेक्शन 3 ऑफ द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 क्लियरली प्रोवाइड करता है कि कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क्स को रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क्स माना जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब है कि जो अथॉरिटी पेटेंट्स, डिजाइंस और ट्रेडमार्क्स को सुपरवाइज करती है वही अथॉरिटी रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क्स के रूप में काम करती है, ठीक है। देन और इसका जो रजिस्ट्रार होता है, उस रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क्स का रोल क्या होता है, तो रजिस्ट्रार ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करता है, ट्रेडमार्क्स का रजिस्टर मेंटेन करता है, ऑपोजिशन, रेक्टिफिकेशन जैसे जो मैटर्स होते हैं वो भी यही रजिस्ट्रार जो है वो डील करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो नहीं है, तो कॉपीराइट है, पेटेंट्स भी है, डिजाइंस भी है, हिस्टोरिकल इंडिकेशंस नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो टर्म वीपो है वो उसका फुल फॉर्म क्या है, सो उसका फुल फॉर्म इज ऑप्शन नंबर 2 दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो साइबर लॉ है वो किन किन चीज़ों से डील करता है। पहला ऑप्शन है उसकी ऑल एक्टिविटीज कंसर्निंग द इंटरनेट, ठीक है, तो साइबर लॉ कवर करता है ईमेल, सोशल मीडिया, साइबर क्राइम्स जैसे कि हैकिंग, डेटा थेफ्ट एक्सेट्रा, ऑनलाइन प्राइवेसी, ठीक है, तो इसलिए ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन इज आईपीआर, तो साइबर स्पेस में कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, सॉफ्टवेयर पायरेसी, ऑनलाइन ट्रेडमार्क मिसयूज, ये सब आईपीआर इशूज जो है वो साइबर लॉ के अंडर आते हैं, इसलिए ये भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन इज ई कॉमर्स, लाइक बाइंग एंड सेलिंग, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑनलाइन पेमेंट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, तो ये सब ई कॉमर्स के इश्यूज साइबर लॉ रेगुलेट करता है, तो ये भी करेक्ट है, इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है दैट इज ऑल ऑफ द अबव वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अ कंपनी विशेस टू एंश्योर दैट नो वन एल्स कैन यूज देयर लोगो, विच प्रोटेक्शन इज सूटेबल, ठीक है, तो क्या कॉपीराइट होगा, ट्रेडमार्क होगा, पेटेंट होगा, इंडस्ट्रियल डिजाइन होगा, तो हमने जो अर्लियर क्वेश्चन अभी सॉल्व किए उनके बेसिस पे आप इजिली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, दैट द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 2 दैट इज ट्रेडमार्क। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पेटेंट एक्ट के अंदर इनमें से कौन सा चीज़ जो है वो पेटेंटेबल नहीं है, ठीक है। तो मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, सो बिफोर बिगनिंग विद द ऑप्शंस, जो पेटेंट एक्ट 1970 है उसका जो सेक्शन 3 है वो कुछ चीज़ों को एक्सप्रेसली नॉन पेटेंटेबल जो है वो डिक्लेयर करता है, मतलब चाहे वो न्यू या यूजफुल क्यों ना हो, पेटेंट उनके ऊपर या उनके लिए नहीं मिल सकता है। सो सबसे पहला इसके मेथड ऑफ एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर, सो सेक्शन 3 क्लॉज एच के अकॉर्डिंग फार्मिंग के तरीके, क्रॉप ग्रोइंग मेथड्स, हॉर्टिकल्चर टेक्निक्स, इन पर पेटेंट जो है वो अलाउ नहीं होता, क्योंकि ये पब्लिक वेलफेयर और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन है। देन दूसरा इसकी अ प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो सेक्शन 3 क्लॉज के अंडर इंफॉर्मेशन का प्रेजेंटेशन, चार्ट्स, टेबल्स, रिपोर्ट्स, फॉर्मेट्स पेटेंटेबल नहीं है, क्योंकि ये टेक्निकल इन्वेंशन नहीं माना जाता, तो इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट है। देन वी हैव टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स की लेआउट या फिर डिज़ाइन पेटेंट एक्ट के अंडर प्रोटेक्ट नहीं होती, इनके लिए अलग से स्पेशल लॉ है दैट इज सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिज़ाइन एक्ट ऑफ 2000, इसलिए पेटेंट एक्ट के अंडर ये भी नॉन पेटेंटेबल है, तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है दैट इज ऑल ऑफ द अबव बिकम्स द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The next question is कि the World Intellectual Property Organization that is WIPO has replaced pre-existing water organization. तो it has replaced BIRPI that is BIRPI, ठीक है, जिसका फ्रेंच फुल फॉर्म जो है वो होता है Brooks Internationaux Reunus pour la protection de la propriété intellectuelle, ठीक है, ये फ्रेंच फुल फॉर्म है, जिसका अगर हम इंग्लिश में मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो होता है इंटरनेशनल ब्यूरोज यूनाइटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये एग्जिस्ट करती थी विपो के पहले, और इसी विपो ने इसी को रिप्लेस किया था।
ठीक है, बिरपी एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी जो पेरिस कन्वेंशन और बर्न कन्वेंशन जैसे आईपी ट्रीटीज़ को हैंडल करती थी। बाद में बिरपी को रीस्ट्रक्चर करके ही वीपो जो है वो बनाया गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन सा इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। ठीक, तो ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 के अकॉर्डिंग जब कोई पर्सन रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को ओनर की परमिशन के बिना यूज़ करता है और उससे कंफ्यूजन, डायल्यूशन या रेपुटेशन डैमेज होता है तो उसे ही इन्फ्रिंजमेंट कहा जाता है। अब पहला ऑप्शन इज कि यूज़ ऑफ एन आइडेंटिकल मार्क विदाउट ऑथराइजेशन। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन सेम ट्रेडमार्क, सेम या सिमिलर गुड्स के लिए ओनर की परमिशन के बिना यूज़ करता है तो ये डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट है, इसलिए ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज एडवर्टाइजमेंट हार्मिंग द रेपुटेशन ऑफ द ट्रेडमार्क। सो अगर कोई एडवर्टीजमेंट ट्रेडमार्क की इमेज खराब करे, उसकी डिस्टिंक्टिवनेस को डैमेज करे, तो ये ट्रेडमार्क का डायल्यूशन या फिर टार्निशमेंट जो है वो कहलाता है और इसलिए ये भी इन्फ्रिंजमेंट है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। देन ऑप्शन 3 इज की यूज ऑफ ट्रेडमार्क एज अ बिजनेस नेम विदाउट ऑथराइजेशन। तो अगर कोई पर्सन अपनी कंपनी नेम, फर्म नेम, बिजनेस आइडेंटिटी में किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का अनऑथराइज्ड यूज करता है और कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो ये भी ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट माना जाता है, इसलिए दिस इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर 4 बिकम्स द वेरी करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज सारे ही जो ऑप्शन गिवन हैं ऊपर के वो सब ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन सा रॉन्ग है इन रेस्पेक्ट ऑफ द लॉ ऑफ कॉपीराइट। पहला इज कि कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स ओनली द एक्सप्रेशन एंड नॉट द आइडिया। तो जो कॉपीराइट है उसमें कॉपीराइट लॉ कहता है कि आइडिया प्रोटेक्ट नहीं होता, आइडिया का एक्सप्रेशन यानी कि रिटन फॉर्म में, बुक के फॉर्म में, सॉन्ग के फॉर्म में या फिर फिल्म एक्सेट्रा के फॉर्म में वो प्रोटेक्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो स्टोरी का आइडिया है वो सेम हो सकता है, लेकिन जो उसको लिखने का तरीका है यानी कि जो एक्सप्रेस करने का वे है वो अलग होना चाहिए, तो इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा गया रॉन्ग, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है विद रिगार्ड टू द लॉ ऑफ कॉपीराइट। देन नेक्स्ट इज कि देयर इज नो कॉपीराइट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फैक्ट। तो ये भी सही है, फैक्ट्स जो है वो हिस्टोरिकल डेट्स, साइंटिफिक ट्रुथ्स या फिर न्यूज़ फैक्ट्स, इन पर कॉपीराइट नहीं होता, लेकिन फैक्ट्स की प्रेजेंटेशन या फिर कंपैरिजन जो है वो प्रोटेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट इज कि देयर इज नो कॉपीराइट इन अ गवर्नमेंट वर्क। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज कॉपीराइट एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट वर्क्स पर कॉपीराइट होता है। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, एक्ट्स, पब्लिकेशंस, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, इन सब पर गवर्नमेंट का कॉपीराइट होता है। बस इतना डिफरेंस होता है कि ओनर जो है वो गवर्नमेंट होती है, प्राइवेट पर्सन नहीं, इसलिए यही जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Then next is ki intellectual property appellate board is established under which act? So it is established under the Trademark Act of 1999. So the correct option is option number 3. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड को स्टैब्लिश किया गया था इस एक्ट के अंडर अंडर सेक्शन 83, और इसका मेन पर्पस था रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क्स के ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील सुनना, ट्रेडमार्क्स से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को डिसाइड करना। ठीक है, बाद में आईपीएबी को पेटेंट्स एक्ट, कॉपीराइट एक्ट और डिजाइंस एक्ट के मैटर्स का एपलेट अथॉरिटी भी बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेकिन इसका जो स्टैब्लिशमेंट का सोर्स एक्ट है वो वही रहता है, दैट इज ट्रेडमार्क्स एक्ट ऑफ 1999। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ नेबरिंग राइट्स प्रोटेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हैं दैट इज परफॉर्मेंस, ड्रामेटिक वर्क, जोग्राफिकल इंडिकेशन या फिर न्यू वेराइटीज इन प्लांट। तो यहाँ पे जो नेबरिंग राइट्स हैं वो क्या होते हैं, तो नेबरिंग राइट्स को रिलेटेड राइट्स भी कहा जाता है, और ये राइट्स ऑथर्स के नहीं बल्कि उन लोगों के होते हैं जो क्रिएटिव वर्क्स को परफॉर्म, रिकॉर्ड या ब्रॉडकास्ट करते हैं। ठीक है, नेबरिंग राइट्स मेनली प्रोटेक्ट करते हैं परफॉर्मर्स जैसे कि एक्टर्स, सिंगर्स, डांसर्स, म्यूजिशियंस एक्सेट्रा को, प्रोड्यूसर्स ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग्स को, एज वेल एज ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस को। तो जो आपका पहला ऑप्शन है परफॉर्मेंस, तो ये बिल्कुल सही है। परफॉर्मेंस जैसे कि सिंगिंग, एक्टिंग, लाइव शोज, डांसिंग, इन सब पर परफॉर्मर्स राइट्स जो है वो मिलते हैं जो नेबरिंग राइट्स का पार्ट होते हैं। देन दूसरा इज ड्रामेटिक वर्क। तो ड्रामेटिक वर्क गलत ऑप्शन है, बिकॉज कॉपीराइट के अंडर ये प्रोटेक्ट होता है, ये नेबरिंग राइट्स का सब्जेक्ट मैटर नहीं होता है। देन थर्ड इज जोग्राफिकल इंडिकेशन, ये भी गलत है, बिकॉज जीआई का जो रिलेशन होता है वो प्लेस ऑफ ओरिजिन से होता है, प्रोडक्ट की रेपुटेशन से होता है, नेबरिंग राइट से कोई लिंक नहीं होता। और जो लास्ट है न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, तो ये जो है प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन लॉ के अंडर प्रोटेक्ट होते हैं, ऐसा कुछ है, ना कि कॉपीराइट या फिर नेबरिंग राइट्स का पार्ट होते हैं। तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है, नेबरिंग राइट्स का मेन सब्जेक्ट मैटर होता है परफॉर्मेंस यानी कि परफॉर्मेंस राइट्स, वो सही ऑप्शन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अ ट्रेडमार्क इज अ विजुअल सिंबल अप्लाइड टू आर्टिकल्स ऑफ कॉमर्स विद अ व्यू टू डिस्टिंग्विश द आर्टिकल्स फ्रॉम द अदर। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ। तो ये वर्ड के फॉर्म में भी होता है, डिवाइस के फॉर्म में भी होता है, लेबल के फॉर्म में भी होता है, तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो
करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट इज कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द इन्फ्रिंजर इज इनेबल्ड इन द कॉपीराइट एक्ट बाय इन्वोकिंग द प्रोविजंस। तो कॉपीराइट एक्ट में क्रिमिनल लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है और इसमें दो तरह के रेमेडीज होते हैं, सिविल रेमेडीज जैसे कि इंजंक्शन, डैमेजेस एक्सेट्रा, और क्रिमिनल रेमेडीज जैसे कि पनिशमेंट, फाइन, इम्प्रिजनमेंट। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो स्पेसिफिकली डील की गई हैं अंडर सेक्शन 63 टू 70 के अंडर में, ठीक है। और ये सेक्शंस डील करते हैं कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के ऑफेंसेस, पनिशमेंट्स गिवन जो है दैट इज इम्प्रिजनमेंट, फाइन, और पुलिस की जो पावर्स होती है वो सर्च, सीजर एक्सेट्रा की पावर होती है। इसीलिए क्रिमिनल एक्शन इसी रेंज के सेक्शन से इनेबल्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, सॉरी 3 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो इसी के साथ ही हमने सारे ही क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है जो कि रिलेटेड है टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द एआईबी एग्जामिनेशन। उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी एंड यू वुड हैव बीन एबल टू गिव करेक्ट आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ ऑल्सो। ठीक है, मिलते हैं अब हम दूसरी वीडियो में जिसमें हम किसी दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, उनके क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर।